नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने जो है गांधी जयंती के अवसर पर सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की और गांधी जयंती पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी का जीवन और दर्शन हमें सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन से देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सीएम ने कहा कि उन्हें जय जवान जय किसान का नारा देकर राष्ट्र की स्वाभिमान को लेकर रास्ता दिखाया। साथ ही राज्य आंदोलन के अमर शहीदों के बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड अलग राज्य बना है। राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री विनय रोहिला ने राज्य में आई आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए मुख्यमंत्री धामी सहित प्रशासन की सराहना की और कहा कि इस बार राज्य में भीषण बारिश हुई है और इस वजह से कई जगह पर जो है वो पहाड़ दरक गए हैं, सड़क टूट गई है, लेकिन शासन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से आपदा में होने वाले नुकसान को काफी कम किया गया। जहां पर भी सड़कें और पुल टूटने की घटना सामने आई, तुरंत उस पुल का या फिर सड़क का मरम्मत कर दिया गया। वैकल्पिक मार्ग पर निर्माण कर गमन को भी चालू किया गया। आगे उन्होंने आरोप भी लगाया कांग्रेस पर और कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में आपदा से बचाव के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं होता है। ये मुद्दा बन जाएगा तो इस पर चर्चा कर। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपदा में क्या हुआ था, और चूंकि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है तो उस दृष्टिकोण से और आपदा का आने का आकलन भी मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे पहले पिछली बार हरिद्वार में बहुत आपदा थी, आज टिहरी में घनसाली क्षेत्र को आपदा ने पकड़ रखा है, केदारनाथ जी को पकड़ रखा है। तो आपदा मौसम की परिस्थितियों के हिसाब से आती, बढ़ती और घटती रहती है। ये राजनीतिक विषय कभी होना नहीं चाहिए किसी के बीच में भी। कांग्रेस यदि से राजनीति की चर्चा का विषय बनाती है तो उनके टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग मरे और बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनकी चर्चा करना ये माना जाएगा कि हम आपदा को कोई संवैधानिक विषय देने जा रहे हैं। ये मुद्दा बन जाएगा तो इस पर चर्चा करने आना ठीक नहीं है। कोई कपड़े फाड़ेगा, कोई इधर फाड़ेगा। कार्ड है अभी नगर निगम के हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार ने 100 एमबीबीएस की सीट आवंटित करने पर हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। मंगलवार को कोटद्वार पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के बन जाने से बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा के बाद में हरिद्वार में मेडिकल की पढ़ाई हो सकेगी। बड़ा हरिद्वार के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए है। वहां से हमारे 100 जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो प्रतिवर्ष निकलेंगे और आगे चल करके वहां पर पीजी कोर्सेज होंगे ताकि जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जो कमी है अभी भी हमारे देश में ही कमी है, वैसे तो सरकारी क्षेत्र में, तो विशेषज्ञ डॉक्टर भी आने वाले समय में वहां से मिलेंगे। स्थानीय जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको उसको फायदा मिलेगा। बीजेपी की सदस्यता अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पार्टी के 7 मोर्चे प्रदेश में अलग अलग जाकर सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने का काम करेंगे, जिससे प्रदेश के सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों के साथ संपर्क स्थापित हो पाएगा। साथ ही पूर्व सैनिक, रिटायर्ड अधिकारियों, कर्मचारियों को भी पार्टी से जोड़ने का कार्य लगातार जो है वो कार्यकर्ता कर रहे हैं। कोठारी ने यह भी कहा कि पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर सभी वर्गों को अपने सदस्यता अभियान से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों के बीच में उत्तराखंड की औद्योगिक इकाई को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने आपको बताते चले कि आरोप लगाया है कि सरकार ने इन्वेस्टर समिट कराकर जनता का पैसा बर्बाद किया है। मुख्यमंत्री बताएं कि करोड़ों रुपए इन्वेस्टर समिट के दौरान खर्च किए गए और जो कंपनी उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आनी थी वो आई ही नहीं और जनता के पैसे के इन्वेस्टर समिट के नाम पर सिर्फ बर्बादी की गई है। उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर किया। उसमें सारे इंडस्ट्रीज उन्होंने देहरादून में आमंत्रित किए और उनकी आवभगत में करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कांग्रेस पूछती रही बार बार कि माननीय मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए उनकी आवभगत में तो खर्च कर दिए हैं, लेकिन ये बताइए प्रदेश के अंदर कितना उद्योग मिला, कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार मिला, कितना पलायन प्रदेश के अंदर रुका। लेकिन इन सवालों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं। और जहां तक सब्सिडी की बात है, प्रदेश के अंदर उद्योग लगे नहीं तो सब्सिडी कहां से मिलेगी? सर, उत्तराखंड को केंद्र से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का कोटा। धामी सरकार ने भले ही अब तक प्रदेश में 17,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया हो, लेकिन रोजगार को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदेश सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। एक बार फिर से कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए। गरिमा का कहना है कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और उस समय बड़ी संख्या में न सिर्फ रोजगार दिया गया था बल्कि कई MOU पर साइन भी किए गए। लेकिन वर्तमान में प्रदेश सरकार बेरोजगारी की बढ़ती दर पर आपको बताते चलें कि ध्यान नहीं दे रही है, जिससे युवा काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कहां पर हो? मैं इसमें कहीं ना कहीं चूक अधिकारियों की मानूंगी, क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो मुख्यमंत्री जी को सही सही ब्रीफिंग करें। ब्यौरा उनको सही तरह से नहीं दिया गया है। पंडित नरेंद्र तिवारी जी के समय पर ना सिर्फ 40,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे, बल्कि वो सब धरातल पर भी उतरे। सेलाकुई से लेकर हरिद्वार और हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर तक सिटकुल पिटकुल की स्थापना से यहाँ के प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम स्थापित हुए थे। पर उस तरह का मंजर हमने इतने करोड़ों खर्च करने के बाद भी न त्रिवेंद्र सरकार के इन्वेस्टर समिट से होता हुआ देखा, न धामी जी के इन्वेस्टर समिट से होता हुआ देखा। हाँ, अपॉइंटमेंट है इस लड़की का। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपको बताते चलें कि लगातार आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और PWD अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो बंद सड़कों की समीक्षा कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश भर में 68 सड़कें बंद हैं। इन सड़कों को जल्द यातायात के लिए सुचारू किया जाएगा और जिन सड़कों को आपको बताते चले कि खोलने में ज्यादा समय लगेगा उन पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कई तरह के मुख्यमंत्री को उनकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी और उन्होंने कहा कि सड़कों के यातायात के लिए सुचारू करने में लापरवाही बरतने पर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए और सभी मार्गों को बहाल किया जाए। में लगभग 68 सड़कें बंद हैं पूरे राज्य में, जिसमें से 24 सड़कें PWD की हैं, 43 PMGSY की हैं और एक राज्य मार्ग है। कुल 68 सड़कें बंद है, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई लगातार जनपदों से की जा रही है। काफी हद तक सड़कों को पहले खोला गया था, संख्या काफी कम हो गई थी, लेकिन बीच में 3 दिन की बरसात में फिर सड़कें बहुत सारी बंद हुई, करीब 70 से अधिक सड़कें बंद हुई हैं, जिससे संख्या बढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इन सड़कों को भी खोलने की कार्रवाई की जाएगी। चारधाम की स्थिति क्या है? चारधाम चल रहा है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है। श्रद्धालुओं का आवागमन सुचारू गति से गतिमान है, चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। रानीखेत के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष
गीता पवार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का महिला सशक्तिकरण की बात करती है। महिला समूहों से भी पोषाहार राशन योजना में वितरण की भी जिम्मेदारी हटाने से सैकड़ों महिलाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में इस योजना से 2 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। अब प्रदेश की बाल विकास मंत्री महिला समूहों से भी कार्य छीन रही है। साथ ही महिला कांग्रेस समूहों के साथ खड़ी रहेगी। बीजेपी सरकार की महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ महिला कांग्रेस पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं टेक होम राशन की जो घटना है जिससे हजारों महिलाएं बेरोजगार हुई हैं, उसके एवज में बात करने हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जहां सरकार बात करती है रोजगार देने की, महिला सशक्तिकरण की, वहीं पर आज महिलाओं से रोजगार छीने जा रहे हैं। महिला समूहों द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जो राशन वितरण की प्रक्रिया चलती आ रही थी 2013 से, उस पर रोक लगा के उसको एनसीसीएफ समिति को देने की बात चल रही है और सरकार जो है इसमें भी धांधली कर रही है। विशेष एक कंपनी को ये काम दिया जा रहा है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर टेक होम राशन वाली जो प्रदेश सरकार के बेहतर यात्रा प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों के चलते 4 धाम यात्रा को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह है और साथ ही मानसून थमते ही यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 20,497 श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर पहुंचे। इनमें केदारनाथ धाम के सर्वाधिक 7,000 जो यात्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि केदार घाटी आपदा से निपटने में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिस स्थिति से सामान बनाया जाएगा उसे यात्रियों को सरकार के प्रति विश्वास गहराया है और यात्री पूरे उत्साह और आस्था के साथ बाबा केदार के दर्शन को उमड़ रहे हैं। 4 धाम यात्रियों की सुरक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री के इस ध्येय वाक्य के अनुसार राज्य सरकार की यात्रा इंतजामों और व्यवस्थाओं का असर यात्रा पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक तुंगनाथ मंदिर है जिसकी बेहद मान्यताएं हैं। तुंगनाथ मंदिर में इन दिनों पानी का रिसाव हो रहा है जिसके कारण मंदिर में काफी नुकसान भी हो रहा है। इस समस्या को देखते हुए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए कई एजेंसियों को इसमें लगाया भी गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को उन्होंने पत्र लिखा था जिसके बाद में वैज्ञानिक इस पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी है। इस पर कार्य करने के लिए आपको बताते चलें कि लगातार कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। ये इधर है। देखिए, तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है और उसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। कुछ हमारे संज्ञान में आया था कि वहां पर जो सभा मंडप है उसमें जो उसकी स्लेट है छत की वो थोड़ा ढीली हो रही है, उसके कारण पानी का लीकेज हो रहा है। और उसके अलावा सभा मंडप के जो पत्थर हैं कुछ उनमें थोड़ा भूधसाव के कारण से उनमें डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो गत वर्ष मैंने इसके लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके महानिदेशकों को पत्र लिखा था और उनको इसका अध्ययन करने के लिए कहा था। तो उनकी जो टीमें थी साइंटिस्टों के, उनके जो विशेषज्ञ थे वहां पर गए, अलग अलग टीमें उनकी गई थी। नवयुवक रामलीला कमेटी और स्थानीय व्यापारियों के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि कुछ दिनों पहले एसडीएम टनकपुर द्वारा रामलीला कमेटी और व्यापारियों के मध्य बैठक भी कराई गई थी, जिसमें रामलीला कमेटी को 10 दुकानें लगाए जाने के निर्देश दिए थे, जिसका व्यापारियों ने स्वागत किया था। जिसके बाद लग रहा था कि अब व्यापारियों और रामलीला कमेटी का विवाद
समाप्त हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर स्थानीय व्यापारियों को राम विरोधी बताना रामलीला कमेटी द्वारा व्यवसायीकरण के मामले में फिर से तूल पकड़ लिया है। एक बार फिर से भारी संख्या में व्यापारियों ने नवयुवक रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मंचन की आड़ में व्यवसायिक गतिविधियों और कमेटी के सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया पर व्यापारियों को राम विरोधी बताकर प्रचार किए जाने के विरोध में रैली निकाली गई। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए व्यापारी तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम आकाश जोशी से मुलाकात की, व्यापारियों का शोषण रोके जाने और रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मंचन की आड़ में व्यवसायिक गतिविधियों को बंद किए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा है। रामलीला कमेटी का विषय है वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह की भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। व्यापारी चाहे कोई भी हो इस शहर का, वो ये चाह रहा है कि रामलीला हर हाल में हो और उसके लिए किसी भी स्तर पर सहयोग करने की आवश्यकता होगी, हम तन मन धन से करने को तैयार हैं। दूसरी बात यहाँ है कि जहाँ तक ये स्थानीय व्यापारियों का मंतव्य है, वो ये कह रहे हैं कि रामलीला की आड़ में आप जो बाहर से दुकानें लेकर आ रहे हैं, उन दुकानों को लगा करके यहाँ का व्यवसाय खत्म हो जाता है। आप जो है स्थानीय व्यापारियों का हित को देखिए और यहाँ पर केवल आप खान पान की दुकान लगाएंगे, जैसा कि एसडीएम महोदय ने अपने दोनों पक्षों को बैठा के निर्णय दिया था कि 10 दुकानें लगेंगी और 10 दुकानों में खान पान की दुकानें लगेंगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यापारी एकता जिंदाबाद। किसानी व्यापारी को उत्पीड़न करना। उत्तराखंड सरकार ने बीते हफ्ते केदारनाथ में आपदा से पीड़ित व्यापारियों के लिए राहत राशि जारी की है। अब सरकार ने प्रदेश भर में आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और संबंधी अन्य कार्यों के लिए राशि स्वीकृत कर दी है। सरकार ने तमाम सड़कों की मरम्मत के लिए 6,87,82,000 रुपए जारी किए हैं। यह राशि अल्मोड़ा, चंपावत सहित कई जिलों कई विधानसभाओं की टूटी सड़कों, पुलों की मरम्मत के लिए जारी की गई। इसके साथ ही सरकार लगातार अधिकारियों को ये निर्देश भी दे रहे हैं वे अपने अपने जिले की सड़कों को गड्ढा मुक्त करें और इसी कड़ी में सीएम ने देहरादून और अन्य जिलों में भी वित्त स्वीकृति दी है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर और डॉक्टर नूतन ठाकुर ने भीमताल में पहुंचकर कथित रूप से यूपी के एक पूर्व नौकरशाह के बंगले में आपको बताते चले कि 50 करोड़ रुपए चोरी होने के प्रकरण में जानकारी हासिल की है। संदर्भ यूपी में काफी तेजी से चल रहा है, जिसकी सत्यता तक पहुंचना आवश्यक है कि एक रिटायर्ड आईएएस अफसर के यहाँ भीमताल स्थित मकान से 50 करोड़ चोरी की बातें चल रही थीं, जिसके संदर्भ में मुझे एक नाम बताया गया था अफसर का। मैंने उस संबंध में कहा था, अफसर का यह कहना था कि उस बंगले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके इस प्रकरण को, उस बात को मानते हुए मैंने उस संबंध में क्षमा याचना भी की थी। देहरादून पुलिस मुख्यालय में सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा और साइबर क्राइम पर जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हुई है। साथ ही विशेषज्ञों ने यहां पर मौजूद लोगों से सीधे संवाद करते हुए जागरूक किया। इस दौरान आपको बताया चले कि फिक्की फ्लो उत्तराखंड चैप्टर की अध्यक्ष डॉक्टर चारू चौहान और पुलिस के सहयोग से यह आयोजन कराया गया। सेमिनार में डीजीपी अभिनव कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने राज्यभर में महिला सुरक्षा के उपाय को लेकर जोर दिया। इस दिशा में उत्तराखंड पुलिस के प्रयासों की जानकारी भी शेयर की है। एआरटीओ विमल पांडे ने ई रिक्शा चालकों के लिए रोड टैक्स में कई सुविधाएं रखी हैं और वहीं एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि ई रिक्शा चालकों के लिए कुछ सुविधा मुहैया कराई गई हैं और एक मुश्त टैक्स जमा कराने के बाद में ई रिक्शा को काफी ज्यादा सुविधा मिलेंगी। उन्होंने कहा कि वन टाइम टैक्स जमा मात्र 15,000 में किया जाएगा। इसके उपरांत पांडे ने यह भी बताया कि अगर किसी ई रिक्शा चालक का टैक्स छूटा हुआ है तो उसको भी टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। एक्ट है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ नई संशोधन हुए हैं जिसको लेकर के ई रिक्शा वालों को बेनिफिट दिया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि जो ई रिक्शा गाड़ियां हैं उनमें टैक्स को 50% रिबेट दी जा रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो पहले वो 20% थी, अब 50% हो गई। तो साथ ही उन गाड़ियों को वन टाइम टैक्स जमा करने की भी सुविधा है।
साइबर ठगी का नया तरीका डिजिटल अरेस्ट सामने आया है, जिसमें आपको बताते चलें कि अंकुश मिश्रा सीईओ साइबर क्राइम ने बताया कि किसी भी अनजान कॉल आने पर लालच में ना आए। अनजान कॉलर की सदस्यता है जो उसकी जानकारी भी दी जाए और साथ ही सूचना की दस्तावेज ना दें और शक होने पर तत्काल पुलिस स्टेशन को सूचित करें। कि डिजिटल अरेस्ट इस समय पूरे भारत में, ना सिर्फ उत्तराखंड में, पूरे भारत में एक बहुत ही उभरती हुई चुनौती है, जहां पर लगातार इसमें बड़े बड़े मामले आ रहे हैं, जिसमें लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, यहां तक कि हमने 3 करोड़ के भी मुकदमे पंजीकृत किए हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई है। अब आपके सभी दर्शकों के लिए जागरूकता है तो बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के अपराध में अमूमन देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से उससे कॉन्टैक्ट किया जाता है, उससे दोस्ती की जाती है, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। उन ग्रुप्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल दिए जाते हैं। उन्हीं इन्वेस्टमेंट मॉडल में एक मॉडल होता है कि जहां पे वो आपको कहेंगे कि मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्कीम बताऊंगा, उसके लिए आपको गूगल मीट या जूम कॉल या आपको स्काइप कॉल पे आना है। जब वो व्यक्ति उस स्काइप कॉल पे जाता है तो सामने देखता है कि एक फेक सीबीआई ऑफिस या फेक मुंबई क्राइम ब्रांच या फिर कोई फेक ईडी ऑफिस, कोई भी। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने और इसके इस्तेमाल की लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने इस पर कार्रवाई की है। इस संबंध में आपको यह भी बता दें कि नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें 1 लाख चालान करने के साथ पॉलीथीन को भी जब्त किया जा रहा है। ये अभियान लगातार सीपीसीबी के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलीथीन जब्त की गई है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और सैनिक इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग के आधार पर भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलीथीन यूज की जाती है, निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज किया जाता है, इसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल ऐसी टेंडेंसी भी देखने में आ रही है कि जो रुद्रप्रयाग जनपद के सबसे ऊंचाई वाले मंदिर तुंगनाथ धाम से चोपता तक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के रोवर रेंजर्स और एनसीसी एनएसएस के केंद्रों द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 13 क्विंटल के आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को एकत्रित किया गया है। इस दौरान छात्रों के साथ में अध्यापक अध्यापिका भी मौजूद रही और 44 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। चाहूंगा युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 का ये हमारा आज यहाँ पे एडवेंचर का प्रोग्राम था और इसी में सरकार के द्वारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आपका स्वच्छता का पखवाड़ा भी चल रहा है। और इसी कार्यक्रम के तहत आज हमने राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर से, मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गोपेश्वर से रूरल रेंजर डिपार्टमेंट से एक स्वयंसेवी हूँ और मेरा गांव नौगांव जो कि गैरसैंण ब्लॉक में पड़ता है, जिसके अधीन हम यहाँ युवा कल्याण विभाग चमोली का सबसे पहले मैं सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज हमको दी। इससे भी पहले हमने रुद्रनाथ, जब हमने ट्रैक किया था, इससे पहले रुद्रनाथ जी का ट्रैक किया था, तो हमने भी वहाँ एक स्वच्छता अभियान चलाया था। हम रोवर रेंजर्स ने 4-5 रोवर्स ने हमने ये अभियान चलाया था कि जिस प्रकार से आप बाहर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं, गंदगी करते हैं, जो कूड़ा करकट है वहाँ फैला देते हैं, अपने जो प्लास्टिक्स हैं, बोतल। ब्लॉक जोशीमठ से मैं सबसे पहले युवा कल्याण विभाग चमोली का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज हमें इस प्यारे ट्रैक के लिए, बहुत सुंदर ट्रैक के लिए यहाँ पर लेके आए और हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे हमने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत हमने यहाँ पे सफाई अभियान की और यहाँ पर आज बहुत सारे दर्शनार्थी आए हुए हैं, तो हम उनको अपने इस अभियान के तहत उन्हें एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप इस प्यारे से सुंदर से ट्रैक पे आते हैं तो यहाँ पर प्लीज। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।